एनरॉन स्कैंडल के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इसके अंदर हमारा जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर हमने आई बिलीव हमने ये डिस्कस करा था कि जब एनर्जी ट्रेडिंग जो है एक तरीके से पकड़ी गई थी एनरॉन के एम्प्लॉयज़ के, बट हाउ डिड दे हाइड, उन्होंने जो है अपनी ये इंटेंशन, उनका जो ये तरीका था एनर्जी ट्रेडिंग करने का, एनर्जी ट्रेडिंग करने के साथ साथ जिस तरीके से वो जो है मेजर रिस्क्स ले रहे थे कंपनी के एसेट्स से, कंपनी की रिसोर्सेज से, जो इतने रिस्क ले रहे थे वो एक तो छुपा कैसे रहे थे और आखिरकार वो इतने रिस्क ले क्यों रहे थे भाई? क्या वजह थी इस तरीके से रिस्क लेने की कि आप जो है जो भी हो सके कंपनी तक आप दाव पर लगा रहे हो सो दैट यू कैन गेन प्रॉफिट्स। और इस पे हमने बात ऐड करी थी कि क्या कोई कंपनी का कल्चर था, क्या कोई वजह थी जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये काम करते थे। सो या इट वॉज एक्चुअली द कंपनीज कल्चर। और कंपनी कल्चर के ऊपर अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्री जो है, डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है इसका बार बार जो है इसके जिक्र होता है। सॉरी, रोड जो है वो बहुत ख़राब है केडीए का। डॉक्यूमेंट्री के अंदर इस चीज़ का जो है वो बार बार जो है जिक्र होता है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो स्किलिंग था, जेफरी स्किलिंग जो आपके पास था, उसने जो है एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था इन ऑर्डर टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब वो जज कैसे करता था परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़? उसने जो है जो क्राइटेरिया बनाया हुआ था काइंड ऑफ अ टेस्टिंग ग्राउंड, उसका टेस्टिंग ग्राउंड था अ स्केल फ्रॉम 1 to 5। 1 to 5 उसकी स्केल थी, जिसके अंदर 1 वॉज दैट यू वेर द बेस्ट एम्प्लॉई एंड यू वेर अ ग्रेट एम्प्लॉई, आप जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड 5 वॉज कि आप जो है बहुत बुरे एम्प्लॉई हैं और आप जो है वो बस इंतज़ार करें कि टाइम आने वाला है एंड यू विल बी फायर्ड। तो ये उसने एक जो है परफॉर्मेंस स्केल बनाया हुआ था जो हर वक्त जो है वो एक ख़तरे की घंटी की तरह जो है वो हर एम्प्लॉय के ऊपर लगा रहता था। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली जो बात है वो ये है कि कंपनी का कल्चर क्या था। कंपनी का कल्चर ये था, जेफरी स्केलिंग हमेशा से ऐसी ही जगहों से जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ लेते थे। उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो ऐसे स्कूल से बिलोंग करते थे, वो ऐसी यूनिवर्सिटी से, ऐसे हाई स्कूल से बिलोंग करते थे जो इम्पोर्टेंस देते थे टूवर्ड्स परफॉर्मेंस। वो ये नहीं देखते थे कि अनएथिकल परफॉर्मेंस हमारी है, एथिकल हमारी परफॉर्मेंस है। वो ये कहते थे कि भाई कुछ ना कुछ कर कर जो है वो हमें परफॉर्म करना है, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। वी डोंट गिव अ डैम हम किस तरीके से परफॉर्म करें, बट वी विल परफॉर्म। उसके साथ साथ हमने ये डिस्कस करा कि सही एक परफॉर्मेंस स्केल थी, एक दूसरा क्या उन्होंने एक इन्वायरमेंट ही ऐसा बनाया हुआ था कि वो लेते ही ऐसे लोग थे जो उनको जो है परफॉर्मेंस उनको करके देते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक तरीके से कंपनी का जो जजिंग क्राइटेरिया था, एक तो परफॉर्मेंस स्केल था, लेकिन उस परफॉर्मेंस स्केल से आपको कैसे पता चलेगा कि एक जो है बंदा आपका वो 1 में आएगा, ही इज़ द बेस्ट एम्प्लॉय, या वो 5 में आएगा, ही इज़ द वर्स्ट एम्प्लॉय? वो था डेली प्रॉफिट्स क्लोजिंग। एनरॉन के अंदर जो है डेली प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो बहुत मायने रखता था। उसके अंदर ये था कि हर एम्प्लॉय को जो है उस दिन के प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे इन ऑर्डर टू सेव हिज जॉब। अपनी जॉब बचाने के लिए जो है उसे जो है हर दिन का जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना होता है, और बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट जो है उसे लेना पड़ेगा ताकि जो है वो जो है उसकी जॉब जो है वो बच सके एंड ही डज गुड ऑन अ परफॉर्मेंस लेवल, परफॉर्मेंस की बेसिस पे जो है वो अच्छा कर सके। इसके लिए जो है उन्हें जो है क्या करना पड़ता था, उन्हें अगेन डेली रिस्क लेने पड़ते थे। और अभी हमने बात करी है कि जब वो अट्रैक्ट ही ऐसे बंदे वो करता था, और जब उन्होंने पहले से ही अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक परफॉर्मेंस स्केल की घंटी
उसके साथ साथ जो है एक डेली प्रॉफिट्स का मार्जिन उन्होंने रखा हुआ था, भाई इतने करने हैं। इस सब से हो क्या रहा है? इस सब से हो ये रहा है कि जो आपकी इन्वायरमेंट है, जो आपकी वर्क प्लेस है, वो इतनी हाईली कंपेटिटिव हो जाती है कि वो ये देखती है कि सेव योर ओन एस, भाई अपने आप को बचाओ, भाड़ में जाए। आप जो है वो करने के चक्कर में जो है आप कंपनी के एसेट्स दाव पे लगा रहे हो। आप किस तरीके से जो है, किस लेवल की जो है आप जो है वो कमिटमेंट कर रहे हो। आप जो है जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ये नहीं देख रहे भाई मैं कंपनी के जो है, पहले ही मेरी कंपनी जो है 10 करोड़ का जो है मिसाल के तौर पर उस पर कर्जा है, मैं 10 करोड़ और जो है किसी बैंक से उठाकर जो है वो ट्रेडिंग के अंदर लगा रहा हूँ, तो क्या मैं वो 10 करोड़ वापस कमा पाऊंगा या ये 10 करोड़ ज़ाया हो जाएंगे और मुझे सिर्फ 2 करोड़ मिलेंगे उसके? आप ये देख ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपने 10 करोड़ लिए, आपने लगा दिए, आपने करा क्या? ये जो आपने, अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि वर्क प्लेस एनवायरनमेंट कैसा था जिसकी वजह से लोग जो है इतना हाई रिस्क उसके एम्प्लॉय ले रहे थे। अब इस चीज़ का कनेक्शन एसपीई से क्या बन रहा है? इस चीज़ का कनेक्शन स्पेशल पर्पस एंटिटीज से बन ऐसे रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बैंक से या किसी भी एंटिटी से जो है मैं कह दूंगा कि यार 10 करोड़ जो है वो मैं ले रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट। अब मैंने उससे 10 करोड़ ले लिए, ठीक है, 10 करोड़ मैंने उससे ले लिए। अब जब मैंने उससे 10 करोड़ रुपए जो है वो ले लिए, मैंने क्या दिखाया? मैंने अपनी एनरॉन कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखाया कि मैंने 10 करोड़ लिए हैं, क्योंकि अगर मैं उस बैलेंस शीट के अंदर दिखाऊंगा कि मैंने 10 करोड़ लिए हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या सवाल पूछेंगे? और वो भी नहीं तो जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं वो ये पूछेंगे यार कि ये 10 करोड़ लिए हैं कहाँ लगे, ये कुछ पता है? अगर सब आपस में मिले हुए भी हों तब भी कोई एक ना एक ऐसा होता है वो जो पूछता है यार तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। इससे जो है वो एक बात फैलने लग जाती है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने इस चीज़ को शो ही नहीं करा। वो 10 करोड़ उन्होंने क्या करा कि यार हमारी स्पेशल पर्पस एंटिटी ने इस्तेमाल करा है और इन्होंने लगा दिए। लगाने के बाद जब इनको नुकसान हुआ कि भाई उस 10 करोड़ के सिर्फ 2 करोड़ मिल रहे हैं, इन्होंने ये दिखाया कि यार हमने जो है अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में इन्होंने ये दिखाया कि हमारी जो है कुछ ट्रेडिंग से जो है आज हमें क्या फ़ायदा हुआ है, हमारी कुछ ट्रेडिंग की मदद से आज हमें फ़ायदा हुआ है 2 करोड़ का। हमें जो है ना 2 करोड़ का फ़ायदा हो गया आज की जो है हमारी ट्रेडिंग से। तो या आज की हमारी ट्रेडिंग से जो है हमें बेसिकली 2 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। ये जो है एक तरीके से इन्होंने जो है दिखा दिया अपनी जो है वो ट्रेडिंग के ज़रिए। इन्होंने जो है ये दिखा दिया कि हमें जो है कितने का फ़ायदा हो रहा है। हमें जो फ़ायदा हुआ है आज वो हुआ है हमें फ़ायदा 2 करोड़ का। अपनी बुक्स के अंदर इन्होंने ये दिखा दिया कि हमें 2 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। जो लायबिलिटी थी, जो 10 करोड़ का कर्जा था, वो इन्होंने अपने एसपीईज जो स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ थे उनके ऊपर डाल दिया था कि भाई ये तो उनका था, हमारा तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। इस तरीके से और इस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट से जो कॉरपोरेट इन्वायरमेंट इन्होंने अपना बनाकर रखा हुआ था, इससे जो है हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जो है जो एम्प्लॉयज़ थे वो एज सच रिस्क्स लिया करते थे। वो इतने जो है एक्सटेंसिव रिस्क्स लेते थे और उनके एक्सटेंसिव रिस्क की वजह से वो ये नहीं देखते थे कि कंपनी की जो है वो लॉसेस कितनी जा रही हैं। लॉसेस जो हैं वो 8 करोड़ जा रही हैं, प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका इन जनरल लॉस कितना हुआ? इन जनरल आपका लॉस तो 6 करोड़ हुआ ना, 8 करोड़ लग गया है और सिर्फ 2 करोड़ वापस आया है। भाई लॉस कितना हुआ? असल लॉस तो 6 करोड़ का हुआ है, लेकिन क्या आपने ये दिखा दिया कि भाई 8 करोड़ का लॉस एसपीई का हुआ है, हमारा तो हुआ ही नहीं है। इससे हो क्या रहा था? अब आप कहेंगे यार ये क्या मजाक चल रहा है, एसपीई में उसने दिखा मतलब बता तो रहा है ना कि वो एसपीई के अंदर लॉस हुआ है, और एसपीई है तो इससे कनेक्टेड ही ना। मैंने आपसे क्या कहा था, ये स्ट्रक्चर इतने जो हैं आपस में कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं कि एक तो उनको आपस में लिंक करना बहुत बड़ा मुश्किल थे। बहुत बड़ी मुश्किल के साथ साथ जो है एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जब आप जो है अपनी बैलेंस शीट इतनी अच्छी दिखा रहे हो ना,
उससे जो है आवाम की जो है शेयर होल्डर्स वगैरह का उनका ट्रस्ट इतना बिल्डअप हो रहा है कि सामने से जो है आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पैसे का, धड़ाधड़ आपके शेयर जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, धड़ाधड़ जो है वो आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जहां आपका शेयर जो है वो $10 पर शेयर था, वो $35 पर शेयर हो गया। जब ये वाला पैसा आप देख रहे होते हो ना कि सामने मेरे पास आ रहा है इतना पैसा और वो कर कर, तो एम्प्लॉयज़ हो गए, कंपनीज़ हो गई, बहुत जगह पे इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, वो जो है ना ये एक ग्रे एरिया, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स, ये डेट एरिया, ये एरिया, इसको जो है थोड़ा साइड पे कर देते हैं। सामने जब पैसा आ रहा होता है ना उसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है, उससे जो है ना वो देख रहे होते हैं और उससे जो है ना एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो पैसे को ही जो है ना इनहिबिट कर रहे होते हैं, और उस पैसे के ही जो है वो इतने फ़ायदे, और वो सामने उनको नज़र आ रहे होते हैं कि मेरे सामने जो है इतना पैसा आ गया, मेरी जो है इससे डील हो गई, उससे डील हो गई, उसका नशा ही अलग होता है। तो वो इस चीज़ को ग्रे एरिया के अंदर डाल देते हैं, और जब जो है इन्वेस्टर्स का जो है वो भरोसा वो डगमगाने लगता है, फिर क्या होता है वो उस तरफ जो है वो जाकर देखते हैं, यार कहीं ये ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है या इशू क्रिएट हो रहा है। फिर जाकर जो है वो इस तरफ देखते हैं, इस साइड को जो है एक्सप्लोर करते हैं। तो आज जो है अभी तक के जो हमारे पार्ट्स हैं इसके अंदर हमने बेसिकली डिस्कस कर दिया एस पी ईज़ क्या क्या रोल था, ये क्या था, और प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी। अब जो है हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, अब जो है ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। इन चीज़ों को डिस्कस करने के साथ हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग ऑफ इशू क्या हुआ था। अब वी विल डीप डाइव इनटू के ये तो स्टार्टिंग इशू था, इधर से जो है मसला होना शुरू हो गया था। अब हम ये देखेंगे कि यार आखिरकार ये बबल जो इन्होंने बनाया हुआ था ये बर्स्ट कब हुआ, क्या हकीकत थी, जॉर्ज बुश का इससे आगे जाके क्या लिंक बनता है। और पहली वीडियो के अंदर भी जो हमने बात करी थी कि वी विल ट्राई टू रिलेट हाउ कैन ले एंड द अकाउंटिंग की एक जो इन्होंने फ्रॉड करा था जिससे इनको और फ़ायदा हुआ था, वो आपस में कैसे लिंक करता है, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो या वी विल डिस्कस दिस सून इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टेक केयर,